नमस्कार। आज का वीडियो मैं डिमांड के बेसिस पे बना रही हूँ। मेरे कुछ क्लाइंट्स, फ्रेंड्स और मेरे सोशल मीडिया के फ्रेंड्स चाहते थे कि मैं अपना वीडियो एस्ट्रोलॉजी नॉलेज के लिए भी बनाऊं। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, पर एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करने से पहले मैं अपना अनुभव आपके साथ में शेयर करना चाहूंगी। दोस्तों, आज की तारीख तक में पिछले 8 सालों में मैंने कम से कम 20,000 कुंडलियां देखी हैं। 20,000 कुंडली देखने का मतलब 20,000 लोगों की निजी जिंदगी को समझा है। मैं एक एस्ट्रोटॉक की 68% सेटिस्फेक्शन के साथ एक अच्छी एस्ट्रोलॉजर रही हूं। जितना हो सकता है लोगों का फीडबैक मेरे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आपको बहुत आश्चर्य होगा कि 2010 से पहले ज्योतिष मेरे दिल, दिमाग और मेरे जीवन में कहीं भी जगह नहीं रखता था। मैंने कभी भी एस्ट्रोलॉजी जैसे शब्द ना सुने थे, ना कभी गई थी। मेरी फैमिली में एस्ट्रोलॉजी को कोई भी नहीं मानता है। हम लोग ईश्वर को मानने वाले लोग हैं, इसलिए हमने कभी एस्ट्रोलॉजर के पास गए ही नहीं थे। पर पता नहीं मैं क्यों गई थी एस्ट्रोलॉजर के पास में। इसका समाधान मुझे खुद को ढूंढना था। मैं अपने आप को खोज रही थी, तो मैं एस्ट्रोलॉजर के पास गई। कम से कम 1.5 से 2 महीने में मैं कम से कम 100 से ज्यादा ज्योतिषों के चक्कर लगाई। किसी ज्योतिष ने मुझे नहीं बोला था कि मैं किसी दिन एस्ट्रोलॉजर बनूंगी। किसी एस्ट्रोलॉजर ने मुझे नहीं बताया कि मैं एक LIC एजेंट बनूंगी। किसी एस्ट्रोलॉजर ने मुझे नहीं बताया कि मैं अपने जीवन का निर्माण खुद करने आई हूं। ये एक ऐसा अनुभव था उस समय, मुझे लगता था कि मेरा जीवन वर्स्ट है, सब कुछ खत्म सा है, ऐसा मुझे अनुभव होता था। 100 ज्योतिषों के पास जाने के बाद मुझे मेरे हाथ में केवल एक ही चीज आया कि मैं सुसाइड कर लूं। मैं अपने लाइफ से बहुत हतोत्साहित हुई, क्योंकि मैं अपने समय की एक अच्छी ब्रिलियंट स्टूडेंट रही हूं। मैं हार्ड वर्क में बिलीव करती हूँ। मेरा अंदर का जो स्वभाव था वो जुझारू प्रवृत्ति का था। मुझे हार मानना बिल्कुल पसंद नहीं था, और बाहर के ज्योतिष मुझे बताते थे कि मेरी लाइफ में तो कुछ है ही नहीं। इस तरह से मेरे और मेरे एस्ट्रोलॉजर के बीच में बहुत कंट्राडिक्टी होने लगा। तभी मेरे जीवन में एक गुरुजी आए जो बताए कि मेरा जीवन तो बहुत ही अच्छा है। तो मैं पहली बार मुझे रियलाइज हुआ कि कुछ है। उन्होंने मुझे एस्ट्रोलॉजी की सजेशन दिया कि तुम्हें खुद एस्ट्रोलॉजी सीखने की जरूरत है। तब मैं एस्ट्रोलॉजी सीखी। चूंकि मेरे परिवार में कोई भी ज्योतिष नहीं था, मेरे फादर को बिल्कुल पसंद नहीं था कि मैं एक टेक्निकल स्टडी के बाद एस्ट्रोलॉजी जैसी चीज को सीखने जाऊं, पर मुझे सीखना था। मेरे मन में एक क्यूरियोसिटी था कि मैं अपने आप को कैसे जान सकती हूँ। यदि ज्योतिषी मदद करती है तो मुझे वो आंसर क्यों नहीं मिल रहा है जो मेरे अंदर है। मेरी बात को बहुत अच्छे से समझिए। मेरे अंदर की चीजों को मैं जान रही थी, पर जो बाहर एस्ट्रोलॉजर बता रहे थे उससे कोई भी मैच नहीं कर रहा था। तो मेरे मन में था कि मैं जो अंदर हूं वही चीज मैं क्यों नहीं समझ पा रही हूं। इसलिए मैंने राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से कोर्स किया, और इसके साथ में बहुत सारे ज्योतिषों से भी मैंने क्लासेस की। मेरे साथ किस्मत की एक बहुत अच्छी बात है, मुझे गुरु का आशीर्वाद बहुत प्राप्त हुआ। आज जो कुछ भी हूँ मेरे जीवन में ब्लेसिंग्स के कारण हूँ। तो जब मैं एस्ट्रोलॉजी सीखी तो मैं उस समय टीचिंग करती थी। तो मुझे लगता था कि एक क्लासरूम में इतने सारे बच्चे बैठे हैं, सबका नेचर अलग अलग क्यों है। मैं एक एक को बुलाकर कुंडलियां देखा करती थी, उनके नेचर को समझा करती थी। और यकीन मानिए, ऐसे ऐसे बच्चे जो अपने क्लास के बैक बेंचर थे, उन बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया
और अच्छा कार्य किया। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि शायद ईश्वर ये चाहता था कि मेरे द्वारा जिनकी कुंडली बेकार है उन्हें सही डायरेक्शन मिले। मैं बहुत सारे महान लोगों की कुंडलियों पे ज्यादा रिसर्च की हूं। अक्सर एस्ट्रोलॉजर ये कहते हैं कि जो सक्सेस हो जाता है उसकी कुंडली की अलग प्रकार के व्याख्या करते हैं, पर ऐसा है नहीं। हमारी कुंडली में पूरे 12 घर हैं, मतलब 12 राशियां हैं, 9 ग्रह हैं और 27 नक्षत्र हैं। किसी की भी कुंडली भगवान ने बेकार नहीं बनाया है। हम सब डिवाइन हैं, तो हम सब की योजना भी एक अद्भुत योजना है। तो कुंडली दिखाते समय क्या क्या असर करता है, ये पहले आपको मायने रखता है। सबसे पहले आप किस इंसान से अपनी कुंडली दिखवा रहे हो, वो बहुत मायने रखता है। यदि कोई इंसान का अपना जीवन का अनुभव जो है वो अच्छा नहीं है, तो वो प्लैनेट को उस नजर से देखेगा। यदि किसी का अपने जीवन का अनुभव बहुत अच्छा है, तो प्लैनेट को अच्छी नजर से देखेगा। आपको पहला जो चीज चेक करना है वो आपका एस्ट्रोलॉजर की सोच क्या है, वो किस स्तर की सोच के साथ अपना काम कर रहा है। दूसरा आपको देखना है वो किस पर्पस से कुंडली देख रहा है। बहुत सारे लोग मन से सोचते हैं कि मुझे फीस मिले, पर बोलते नहीं है। बहुत सारे लोग अननेसेसरी के फीस के लिए ही काम करते हैं, डराते हैं, रत्न बेचते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, आपको इतना डरा देते हैं कि आप सारा चीज तुरंत करने लगते हो। तो आपको देखना है आप जिस एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो उसकी नीयत क्या है, क्योंकि नीयत बहुत मायने रखती है। जब तक नीयत साफ नहीं होगा आपको उसकी एनर्जी मिल ही नहीं पाएगी। एस्ट्रोलॉजी के समय मां सरस्वती वास करती हैं, उसकी ईश्वर के प्रति कैसी शिद्दत है, ईश्वर में भरोसा है कि ईश्वर को पूजा पाठ के रूप में ले रहा है। ये चीज बहुत, दोनों में बहुत अंतर है। एक खूब पूजा पाठ कर रहा और बुराई कर रहा है, एक पूजा पाठ भले ही नहीं कर रहा लेकिन उसका ईश्वर के कर्म के प्रति भरोसा बहुत स्ट्रांग है। ये भी आपको मायने रखता है अपने एस्ट्रोलॉजर को देखने के लिए। इन सब चीजों के बाद आपका निर्भर करता है कि आप जो अपनी कुंडली दिखाने गए हैं वो किस परिस्थिति में गए हैं। इन सब चीजों को ध्यान में रखकर आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास में जाएं। जब आप कुंडली दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल भूल जाएं कि आपके जीवन में कुछ निगेटिव है या कुछ पॉजिटिव है। निगेटिव पॉजिटिव नाम की कोई चीज नहीं है। यदि चीज है तो सत्यता है। आपके ग्रह आपके बारे में सब कुछ बताते हैं। ग्रह कैसे बताते हैं? तो ग्रह आपके शरीर से लेकर आपके पैर तक सारी जगह पे राज करते हैं। हर ग्रह का एरिया बटा हुआ है। यदि किसी के बाल को भी आप देख लेंगे तो समझ जाएंगे इसका कौन सा ग्रह कैसा है। जैसे सपोज मान लीजिए मेरे सिर के बाल हैं, इसका मतलब है मेरे सिर के बाल थोड़े से कर्ली हैं, ब्लैक है, घने हैं, मतलब मेरा शुक्र ग्रह बहुत अच्छा है। आप देखते होंगे ज्यादातर आईएएस ऑफिसर के बाल कम होते हैं, मतलब उनका सूर्य ग्रह, क्योंकि सिर जो है वो, बाल जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपकी एनर्जी लेवल को। तो अगर सूर्य है मतलब उसकी एनर्जी लेवल हाई है, तो ऐसे सिचुएशन में बाल थोड़े से कम होंगे। इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा ग्रह कैसे काम करता है। तो दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी एक विज्ञान है और ये काम जरूर करता है। सिर्फ निर्भर करता है आप किससे अपनी कुंडली को दिखवा रहे हैं। तो आज मैं सबसे पहला हाउस आपके साथ में ले रही हूं। पहला घर, कुंडली के जो 9 बॉक्स आप बनाएंगे उसमें ऐसा मान लीजिए आप बीच में खड़े हैं और इस तरह से अपना हाथ करेंगे, मतलब आपका सिर हो गया, आपका जो नीचे है वो लोअर बॉडी हो गया, आपका इस साइड का राइट होगा, इस साइड का लेफ्ट होगा, ठीक है।
4 पार्टों में डिवाइड करेंगे और आप उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। तो जैसे पहला घर है वो खुद को रिप्रेजेंट करता है। खुद का मतलब अपना शरीर का रूप रंग, हमारी सोच कैसी हो सकती है, इसके ऊपर वो निर्भर करता है। हमारी आत्मा कमजोर है कि नहीं है, हमारा मन चंचल है, हमारे अंदर धैर्य है कि नहीं, कैसा हमारा माइंड है। तो जैसे पहला घर में यदि सूर्य है, मतलब वो बच्चा आत्मकारक होगा, उसकी आत्मा मजबूत होगी, उसके अंदर डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी बहुत अच्छा होगा। सूर्य जो है वो तेज को रिप्रेजेंट करता है। जिस बच्चे की कुंडली में सूर्य लगने में होगा, उस बच्चे के चेहरे पे एक लौकिक तेज होगी। पर सूर्य थोड़ा सा तेज होता है, इसलिए लोग उसे अहंकारी भी बोलेंगे। यदि वहां पर चंद्रमा है, मतलब वो बच्चा जो है वो सौम्य वाला होगा, उसका चेहरा गोल होना चाहिए, उसके चेहरे पे एक धीमी सी मुस्कान होना चाहिए, उसका खुद का नेचर सॉफ्ट होगा, करुणामय होगा। वो चंद्रमा रिप्रेजेंट करता, उसका चेहरा माँ के पक्ष से लिया होगा, या तो नानी के जैसे होगा, मौसी के जैसे हो सकता है, या फिर उसकी माँ के जैसे होगा, माँ के पक्ष से होगा। यदि सूर्य है तो उसका चेहरा दादा पे जाएगा, या पिता पे जाएगा, या ताऊ जी के ऊपर जाएगा, पिता के पक्ष से होगा। यदि वहां पर पहले घर में बुध है, मतलब उस बच्चे का जो माइंड है वो क्रिएटिविटी वाला होगा, बिजनेस माइंड होगा, फायदा नुकसान को सोच के काम करने वाला होगा। साथ ही साथ हो सकता है उसकी हाइट छोटी हो सकता है उसके चेहरे पे थोड़ा सा ग्रीनिश हो, जैसे कुछ लोग फेयर होते हैं लेकिन ग्रीन ग्रीन सा उनके लाइन होती है, वो उसकी पहचान है। यदि मंगल है तो उसके कान के एरिया जो है वो हंसने पर, रोने पर, खुश होने पे लाल लाल सा हो जाएगा। उसके चेहरे पे थोड़ा थोड़ा सा लाल लाल से चिकट्टे जरूर रहेंगे, चले भले ही वो काला क्यों ना हो, लेकिन लाल लाल से चिकट्टे बनेंगे उसके चेहरे पे। यदि वही शुक्र वाला होगा, मनमोहक होगा, भले ही काला होगा लेकिन लोगों को अट्रैक्ट करने वाला होगा, क्योंकि शुक्र आकर्षण का कारक है। राहु होगा तो उसकी आंखों में बहुत तेज होगी, मतलब खींचने वाला होगा, जैसे जादूगर होते हैं वैसा होगा उसका जो चेहरे का भाव भाव होगा। दिमाग से वो बहुत ही शातिर होगा, चतुराई वाला होगा, किसी के बातों में जल्दी नहीं आएगा। यदि वहां पर केतु बैठा है तो वो थोड़ा सा उदासीन नेचर का हो सकता है, अपने अपनी दुनिया में रहने वाला हो सकता है। यदि गुरु होगा तो सौम्यता वाला होगा, ना ज्यादा लग्जरी ना ज्यादा, वो एक सौम्य स्वभाव का बच्चा होगा। यदि शनि है तो सांवला होगा, उदासीन हो सकता है। शनि लंबाई लिए हुए रहता है तो उसकी हाइट लंबी होगी। शनि दुबले पतला काया देता है, इसलिए उसकी थोड़ी सी जो मोटाई ज्यादा नहीं होगी। लेकिन यदि गुरु वाला होगा वो चाहकर भी दुबला नहीं हो सकता, उसके शरीर में हल्का सा मोटापा रहेगा ही रहेगा। शुक्र है तो मोटापा हल्का सा रहेगा ही रहेगा, चंद्रमा है तो मोटापा थोड़ा सा रहेगा ही रहेगा। इस तरह से आप इन ग्रहों को समझ सकते हैं कि यदि ये ग्रह तो कैसा हो। इसके साथ साथ में कुछ राशियों का भी असर होता है, लेकिन ग्रह के असर ज्यादा होते हैं, मेरी नजर से राशि के असर थोड़े से कम होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 2 से 3 ग्रह एक साथ होते हैं, फिर क्या? तो जो ग्रह ज्यादा पावरफुल होता है उसकी छवि ज्यादा पड़ती है। जैसे सपोज मान लीजिए किसी की कुंडली में सूर्य और शुक्र एक साथ हैं, मतलब क्या हुआ? सूर्य तेज का कारक है और शुक्र अट्रैक्शन का कारक है। जैसे एक एग्जाम्पल देख लीजिए, रतन टाटा जी, उनके उनकी कुंडली में ये पक्का होगा कि शुक्र भी बहुत मजबूत होगा, सूर्य भी बहुत मजबूत होगा, क्योंकि उनके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी बहुत अच्छी थी, साथ ही साथ एक मैग्नेटिज्म जो था, अट्रैक्शन का पावर, वो भी बहुत ज्यादा था। तो ऐसे लोगों और ज्यादा अट्रैक्टिव होंगे, साथ ही ऐसे लोगों को महंगे चीज पसंद आएगा।
वो एक क्लास को रिप्रेजेंट करेंगे। यदि वहीं पर चंद्रमा और गुरु साथ में हो, मतलब सौम्यता के साथ में उसके अंदर दिव्यत्व होना। जैसे श्री श्री रविशंकर जी हैं, उनकी कुंडली में आप जाकर देखोगे तो कहीं ना कहीं चंद्र और गुरु की युति बहुत अच्छी होगी, क्योंकि उनकी स्माइल बहुत अच्छी है, साथ में उनके हर शब्द में एक सौम्यता होती है। वहीं आप यदि किसी इंसान की राहु और गुरु बैठा हो, तो राहु और गुरु बैठने वाले इंसान के आध्यात्मिक तो होगा, लेकिन उस आध्यात्मिकता के साथ में एक खिंचाव होगा। तो इस तरह से आप एक से ज्यादा ग्रह को भी आप मैच कर सकते हो। लेकिन इन सब से ऊपर आपको समझने की जरूरत है, कुंडली कभी भी खराब नहीं होती। जो ज्योतिष आपको ग्रहों को बेकार बता रहे हैं, उनके पास आप दोबारा कभी ना जाएं, क्योंकि कोई भी ग्रह बेकार नहीं होता। हर ग्रह के अपने इंपोर्टेंस होते हैं, उनका खुद का नेचर होता है। जब आप ग्रह के नेचर को समझ जाएंगे, आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। जैसे मैं अपने नेचर को समझ गई। जब मैं अपने नेचर को समझी तो मैं अपने जीवन में अपने नेचर के अनुसार कार्य करने लगी, अपने नेचर के अनुसार कपड़े पहनने लगी, अपने नेचर के अनुसार भोजन करने लगी। हर चीज अपने नेचर के अनुसार मैं करने लगी, क्योंकि मैंने अपने नेचर को समझा है। तो आप ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं जहां पर आपके नेचर को समझ में आए, आप क्या प्लानिंग करने आए हो, क्यों आए हो। जब इन सब बातों को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपकी कुंडली तो बहुत बेहतर है। दोस्तों, फिर हम कल नए टॉपिक पर आएंगे। नमस्कार।